हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट चंडीगढ़ में पीजीटी, टीजीटी हिंदी का पेपर जो सेकंड है, हमारा पेपर सेकंड है, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये क्लास आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हैं कि हम कुछ समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो आपकी तरफ से बनता ही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेक्शन जो हमारा फर्स्ट यूनिट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान, उसमें यूनिट आती है ध्वनि की उत्पत्ति और प्रक्रिया, ध्वनि यंत्र, वाग्यंत्र, ध्वनि के प्रकार, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेहतर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्वनि क्या है? देखिए स्टूडेंट, किसी भी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वो कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, कैसे हम बोल पाते हैं, वो सारी चीजें हमारे वोकल कोड्स, हमारी जो ध्वनि है उस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि के कंपन से उत्पन्न तरंग है। जब यह तरंगे हमारे कान तक पहुंचती हैं तो हमें ध्वनि का अनुभव होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम आप ये सब बना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कैसे हो रही हैं, ये समझाने का एक मीडियम है। भाषा की दृष्टि से वाक ध्वनि, स्पीच साउंड, वह न्यूनतम इकाई है जिससे भाषा का निर्माण होता है। सबसे छोटे से छोटी इकाई है जिससे भाषा बनती है। ये ध्वनियां स्वतः अर्थहीन होती हैं, लेकिन इनके संयोजन से अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य बनते हैं। ध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी इकाई है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब इनको ऐड करके, संयोजन करके, जोड़ करके उनसे कोई शब्द बनेगा और फिर वाक्य बनेगा जो अपने आप में मीनिंगपूर्ण होगा, वो होती है हमारी ध्वनि। ध्वनि को फोनिम भी कहते हैं, स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। स्वन का मीन्स भी ध्वनि है। ये आ सकता है एग्जाम में कि स्वन का मीनिंग क्या है, तो स्वन का मीनिंग है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में आ सकता है। ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहले उत्पादन, प्रोड्यूस करना, संवहन, जिस माध्यम से वो जाता है मीडियम के जैसा, और ग्रहण, उसको हमें ग्रहण करना कानों के द्वारा। तो ध्वनि का उत्पादन किससे होगा? वागेंद्रियों से द्वारा, जो हम बोल रहे हैं, जैसे हमारे जो ये अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं, इनके द्वारा हम बोल रहे हैं। और इनके संवहन के लिए हमें क्या चाहिए? वायु, वायु की तरंगे। अगर वायु नहीं होगी तो हमें सुनाई नहीं देगा। और ग्रहण की क्रिया कानों के द्वारा होगी। ठीक है, उत्पादन वागेंद्रियों के द्वारा होगा, और जो वायु की तरंगे हैं उनके द्वारा, ये मीडियम है, उनका समन करती हैं, और बाद में क्या है, कानों के द्वारा ये सारी चीजें सुनी जाती हैं। तो 3 चीजें होती हैं, ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। और ध्वनि के गुण 4 माने जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान में रखना, ध्वनि के पक्ष 3 हैं और गुण कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? मात्रा होती है, क्वांटिटी है ना, मात्रा, क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है इसकी, स्वर, जितने भी क्या स्वर हैं इसके, आघात, हम कितना उस पर बल दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, वृत्ति, इसकी क्या वृत्ति है, कितनी बार इसको दोहराया गया है। तो ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण भी बोल देते हैं, रागीय तत्व भी बोल देते हैं, अखंड ध्वनि भी बोल देते हैं, और रागम भी कहते हैं। लेकिन ये गुण, ये वाले मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति, मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति, ये थोड़े आपको ध्यान में रखना है। मानसवर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल ने 1953 ईस्वी में की है। इसे कॉर्डिनल वोवल्स भी कहते हैं। ये आपको सारी चीजें यहाँ पर ध्वनि के बारे में पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन वैसे तो इजी सा चैप्टर है ना, हम कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम में थोड़ा प्रेशर हो जाता है और बाय मिस्टेक हम 2 का 1, 1 का 2 कराते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझना है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? वो तो ध्वनि के बारे में था। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ध्वनि मुख्यतः 3 चरणों में होती है। सबसे पहले हमने बात की श्वसन, रेस्पिरेशन या इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, जिससे फेफड़ों से वायु बाहर निकलेगी। हिंदी में इसको पल्मोनिक एग्रेसिव बोलते हैं। जो फेफड़ों से बाहर निकलने की वायु है उसको पल्मोनिक एग्रेसिव बोलते हैं, श्वसन। और एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का इससे प्रयोग होता है, मतलब एयर स्ट्रीम जो हम सांस ले रहे हैं ना, फेफड़ों से जो ध्वनि हमारी बाहर निकलती है। ओके, तो फेफड़ों से बाहर निकलना श्वसन, रिस्पिरेशन। और सवनन, फोनेटेशन, स्वर यंत्र, लाइनेक्स में स्थित स्वर तंतु का जो कंपन, सवनन होता है, श्वसन हो गया अंदर से लेना, फिर सवनन हो गया हमारा जो लाइनेक्स है, जो स्वर तंतु, वोकल कार्ड जो हमारा होता है, मेन हिस्सा होता है। इसमें क्या क्या होंगे? स्वर तंतु होगा, जिसमें श घोष, पता है ना आपको, श घोष और अघोष होते हैं, जिसमें
घर्षण के द्वारा बोला जाता है। घोष में प्रेशर होता है, उसके वायु के ऊपर आघात लगता है। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा। ग घड़, ज झ, ड ढण, ये वाले होते हैं। ग ज ड द ब, ये वाले। अघोष होता है जिसमें स्वर तंतु खुले होते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, जैसे क ख, जो पहले वाले होते हैं, क च ट त प। अतिरिक्त वायु द्वार जिसमें महाप्राण और आपके अल्पप्राण होते हैं, जैसे घ घ, ज झ, ट ठ, ड ध, ध थ प, सॉरी फ भ। और उच्चारण आर्टिकुलेशन, वाग्य यंत्र के विभिन्न अवयवों के द्वारा वायु प्रवाह को आकार देकर विशिष्ट ध्वनि बनाना। उच्चारण होता है जब हमारे जो वाग्य यंत्र हैं, इनके द्वारा जो वायु का प्रवाह होता है वो आकार देता है, कोई कंठ से, कोई तालु से, कोई मूर्धा से, कोई दंत से, तो ये उच्चारण होते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर वो होंगी। ध्वनि यंत्र होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। वाग्य यंत्र वे सभी अंग हैं जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करते हैं। मुख्यतः कितने भाग होंगे इसके? 3। वाग्य यंत्र में कितने होते हैं? 3 होंगे। सबसे पहले श्वास संबंधी। श्वास में क्या क्या आएगा हमारे? जैसे फेफड़े हैं, लंग्स है हमारे, ट्रैकिया हमारी जो श्वास नली है, ये वाले। फिर स्वर में क्या क्या होगा? स्वर यंत्र है, लाइनेक्स है, जिसमें क्या है? स्वर तंतु है, एपिग्लाटिस है, उच्चारण संबंधी ध्वनि है, मुख विवीर है, नासिका विवीर है, ये सारी चीजें हमारी ध्वनि यंत्र में आती हैं। फिर है ये, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वाग् यंत्र की जो संरचना है, मतलब ध्वनि उत्पादन के अंग है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, थोड़ा सा, वैसे सबको पता होता है ये वोकल कॉर्ड सबके अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे हमारी श्वास नली है, ये वाली इधर श्वास नली है। यहाँ पे ग्रास नली मीन्स हम जो हमारा जो भोजन यहाँ से जाता है, यहाँ से, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्वर यंत्र होते हैं, जहाँ से हम बोल पाते हैं। ये हमारी जीवा का एक पार्ट, अधिजीव, ये गर्सनी, जहां से हम भोजन लेते हैं। ये एक लघु जीवा जिसको ये बोलते हैं, ये ऊपर वाला, अपर वाला पार्ट होता है जो इसके साथ में अटैच होती रहती है, जहां से हमारा फूड जाता है। ये तालु है, कोमल तालु। ये कठोर है, जहां से हमारे च छ ज झ वाले ये बोले जाते हैं। फिर ये नासिका विवर आ गया हमारा ऊपर से। फिर स्वर तंतु है ये, और जीभ का पीछे वाला भाग है, मध्य वाला है, आगे वाला है, ये दांत है, ये हमारे वाग्य यंत्र है जिनसे हम बोल पा रहे हैं। वो वाला थोड़ा सा पढ़ लेना आप इसको। फिर है इस डायग्राम के भाग हैं जो नासिका विवीर है, नेजल कैविटी है, हार्ड प्लेट है, कठोर तालु, सॉफ्ट प्लेट, वैल्यूम कोमल तालु, टूलवा लघु जीव, फारनेक्स गर्सनी, अधिजीवा, लायनेक्स वोकल फोल्ड्स, ट्रेकिया, टोंग, एवेलिवा, एवेलोरिज, टिथ, ये लिप्स, ये हमारी कुछ चीजें हैं। फिर है ध्वनि का वर्गीकरण। ध्वनि का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन नेट में भी आती है इवन, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह बिना किसी रुकावट के, मतलब जिसमें बोलते समय कोई रुकावट नहीं आती, जैसे जीभ है, होंठ है, जबड़े की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये स्वरों का वर्गीकरण के आधार क्या होते हैं? जीभ की ऊंचाई, मतलब जीभ का पीछे वाला भाग होता है, जैसे जीभ की शेप, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस समझाने के लिए कह रही हूँ। सबसे पहले इधर जैसे यहाँ हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, तो ये हमारा एक हिस्सा है, ये हमारा दूसरा हिस्सा। तो ये सबसे जिसको जीभ की ऊंचाई, हाई हाई इसको बोलेंगे, ये मिड हो जाएगा आपका, और ये लो हो जाएगा, ऐसे वाला है। जीभ की स्थिति आगे की, मध्य की और पश्चिम की। फिर होंठ होते हैं गोलाकार और गोलाकार। फिर हिंदी के मुख्य स्वर है, देखिए क्या आपका? निम्न है, मीन्स यहाँ वाला अगर जीभ की बात करें तो निम्न बिल्कुल नीचे वाला होता है ये, और मध्य में बोलोगे तो आप यहाँ से बोलोगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए, मध्य स्वर है, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि अगर है पीछे वाला है या मध्य वाला है, तो आपको ध्यान में रखना, बीच वाला बोलोगे ना तो देखिए आपकी जीभ बीच में ही रह जाएगी। निम्न आगे तो है, लेकिन ये क्या है? आगे ही रहेगा, नीचे और आगे, ठीक है, मध्य नहीं है ये। ई उच्च मीन्स यहाँ से बोले जा रहे हैं। ई आप ई खुद बोल के देखिए, 2 से 3 बार बोलोगे तो समझ में आएगा। आपकी जीभ आपकी मूवमेंट करेगी, हल्का सा मूवमेंट होगा, ज्यादा नहीं दिखेगा आपको कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप जब बोलोगे तो समझ में आएगा आपको। ई आगे, और ये पीछे वाला उच्च वाला भाग होगा। उ उच्च भी है, पीछे भी है और गोल भी है। उ ये मीन स्वर के बारे में है आपके लिए। को आप याद में रखना, बहुत बार आता है। ये स्वर के बारे में है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या है हमारा? या नीचे वाला हिस्से में भी आता है, ये वाला ध्यान में रखना आपको, और मध्य में भी बोला जाता
मध्य स्वर बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखना, ये आपका निम्न भी है, मध्य भी है और आगे वाला भी है। मध्य है, निम्न है, निम्न से आगे वाला। जीभ की अगर इसकी बात करें ना, तो ये आगे वाले से बोली जाती है, और ये आपका निम्न है, आगे है, ठीक है। फिर आपका आ भी क्या है आपका, निम्न भी है, जीभ की इसकी बात कर रहे हैं तो, और आगे ही रहता है, लेकिन वैसे ही मध्य स्वर होता है, मध्य अ अ ठीक है। ई आपका उच्च है, उच्च मीन्स पीछे से बोली जाएगी, ई उच्च, ई और आगे से, ई भी उच्च भी है और आगे से भी बोली जाती है, ठीक है। ये आगे मीन्स जो स्मृत और विवृत होते हैं ना, आपने पढ़ा भी होगा, स्मृत, स्मृत का मीन्स बंद होना, बंद, और एक अर्धस्मृत होते हैं, अर्धस्मृत, ये आधे बंद होते हैं, आधे बंद होते हैं। एक होता है आपका विवृत, विवृत होता है पूरा खुला, पूरा खुला मीन्स विपरीत आ में हम पूरा खोलते हैं। ए हमारा क्या होता है, अर्धसमृत, आधा बंद होता है, और आ हमारा पूरा खुला होता है। अर्धविवृत भी होते हैं, अर्धविवृत भी होते हैं, तो ये भी आपके होते हैं, जैसे उ उ ई, इसमें हमारा समृत कुछ बंद ही हिस्से रहते हैं, ज्यादा खुलते नहीं है। अर्धसमृत में ओ ए, ठीक है, और विवृत में पूरा खुला होता है आ, ये कुछ, और अर्धविवृत में ए आई, ऐसे वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, ये समर्थ और विपरीत, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। और फिर उ उच्च भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, उ उच्च भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं। ए मध्य भी होगा आपका, उच्च और आगे वाले से हिस्से से बोला जाता है, आपके मुंह के हिस्से से। आई निम्न भी होता है और मध्य और आगे भी होता है। ओ मध्य में रहेगा, उच्च होता है, पीछे से बोला जाता है। औ निम्न रहेगा, मध्य रहेगा, पीछे से बोला जाएगा। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़कर जाना, और मिरर में आप इनको बोलोगे तो ये समझ में आ जाएंगे। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह में रुकावट या संकीर्णता आती है। वर्गीकरण के 3 आधार होते हैं। ये स्थान कहाँ से बोले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। स्थान व्यवस्था है, बाइलेबियल जैसे प ब म फ भ, ठीक है, होठों से जो बोले जाते हैं। ओष्ठ, ये भी इनको आप बोल सकते हो, ओष्ठ। फिर दंत, दांतों से बोले जाते हैं, त थ द ध न। वर्तस्य एल्वेलर, जो हमने देखा था ना, ये वाला हिस्सा होता है वर्तस्य, वर्त, इधर दांत है ना, जो हमारे बिल्कुल जो टीथ होते हैं दांत, उनके ऊपर होता है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं स ज स छ। फिर है मूर्धन्य, मूर्धा इसके ऊपर होती है ये वाली, त थ ड ढ ण र। फिर होता है तालु, ये बिल्कुल इधर ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारे इधर एक वोकल कॉर्ड होता है उसके पास वाला होता है, च छ ज झ य श। फिर कंठ, क ख ग, ये वाले हिस्से होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अभी थोड़ा और समझने के लिए देखिए, देखिए यहाँ से ये वाला जो कर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये आपका मूर्धा है, ये वाले देखो, ये मूर्धा, जीभ का आगे का भाग जिसकी ऊपरी दांतों के पीछे का भाग छूता है, ये वाला मूर्धा, जिसमें आपके च छ ज झ न होते हैं। कंठ है, सबको पता है, क, कैसे कंठ, और कैसे हमारे ये कंठ, जिसका वायु का प्रवाह नियंत्रित होता रहता, क ख ग घ ड़। फिर हमारे मूर्धा, च छ ज झ ञ। फिर हमारे मूर्धा के बाद क्या आता है, नहीं सॉरी तालु है, अरे ये मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु, ये होता तालु, जीभ का पिछला भाग तालु को छूता है, जैसे ट ठ ड ढ ण, ये वाला, यहाँ से ट ठ ड ढ ण। फिर हमारे ये दंत होते हैं, दंत, त थ द ध न, ये हम पढ़ भी सकते हैं। फिर होठ होते हैं, प फ, ये भी इजी होते हैं। ओष्ठ वाला भी हमारा इजी होता है। कंठ हो गया, तालु च छ ज झ य, और मूर्धा जीव का आगे वाला भाग होता है। क्या यहाँ पीछे दिखा रहे हैं या आगे दिखा रहे हैं इनको, ये गलत है ना इसका, तालु तो ये होगा हमारा, और मूर्धा ये आगे वाली होती है ना। हाँ यही तो होता है, इन्होंने गलत किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये मूर्धा यहाँ से होगा, और तालु हमारा ये वाला होता है, तालु चवर्ग जिसको बोलते हैं, ये वाला जीभ का आगे का भाग है ना। ये पता नहीं जीभ को पीछे से आगे कर रहे हैं, आगे से पीछे कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, बिल्कुल इसको, ये नीचे वाला है ना, इसको पढ़िए, यहाँ पे ये इधर मत जाइए, ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमें डायग्राम में। देखिए सबसे पहले कंठ होता है, फिर तालु, तालु में क्या होगा हमारा च वर्ग, च छ ज झ, ये आप बोल के देखिए मिरर के आगे, आपको पता लगेगा। हमारी जो
ये टंग है ना, इसका ट्विस्ट, ये जो टंग है, ये टंग है, ये हमारा तालु होता है, तालु। तो यहाँ पे टंग लगेगी, नीचे टंग है, ये तालु, तो इसके टच होती है, च छ ज झ ये। फिर हमारी ट ठ इधर तालु, मूर्धा, त थ द ध ण। फिर दंत, त थ द ध न, ये दांत वाले होंगे। ओष्ठ का सबको पता है, प फ ब भ म। ऐसे ऐसे 2 से 3 बार बोलोगे तो बहुत इजी से आप इसे कर पाओगे। फिर अंतस्थ होते हैं, जिसको य र, देखिए ये ध्यान में रखिए आपको, य र ल व, बिल्कुल सीरीज से। पहले क्या आएगी हमारी, तालु, फिर पहले कंठ, फिर तालु ये ऊपर वाला, फिर मुर्दा दांतों के पीछे वाला, और फिर दांतों के ऊपर वाला दंते, और फिर ओष्ठ आता है, श स ह। फिर हिंदी में कुल व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर जानी है। प्रयत्न के आधार पर देखिए, स्पर्श जिसको, जिसमें पूर्ण रुकावट होती है, जैसे क ख ग घ ड़ ट ठ। संघर्षी होते हैं, जिसमें रुकावट के साथ थोड़ी संकीर्ण घर्षण भी होता है, स्लिपरी होती है, जो थोड़ा सा प्रेशर के साथ बोले जाते हैं, जैसे शो स ह फ। सपर्श संघर्ष से आपके एफ्रिकेट होते, जैसे चो, स्पर्श करके संघर्ष के साथ आवाज आएगी, स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी लगेगा, चो स ज झ। नासिक के आप जानते हैं, नोट से होती है, म न अण ञ ञ, अंग अंग ञ। पार्श्विक होता है आपका ल, जो साइड से आवाज निकलती है ना, ल ल, दोनों साइड से, साइडों में से जो आपकी वायु निकलेगी, वायु का प्रवाह होगा। कंपन होंगे, जैसे इसको लुंठित भी बोलते हैं, र र, संघर्ष के साथ बोला जाता है, र, आपके एकदम से जीभ ऊपर की साइड उठेगी, र। अर्धस्वर यह और वह होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। स्वर तंत्र की स्थिति के आधार पर क्या होंगे, अघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण। स्वर तंत्र के पूछा जा सकता है, अघोष सघोष, अघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण। अभी देखिए, अघोष सघोष क्या होते हैं, जो हमारे क ख ग 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, और आपका प वर्ग। तो क वर्ग में जैसे एक एक है ना, 5 5, क ख ग घ और ड़, ये होते हैं। तो अघोष जो पहले वाले होते हैं दोनों, अघोष, ये भी अघोष, ये सघोष, शघोष, शघोष। यहाँ पे अल्प प्राण, यहाँ पे महाप्राण, यहाँ पे अल्प प्राण, यहाँ पे महाप्राण, यहाँ पे अल्प प्राण, ऐसे एक अल्प प्राण एक महाप्राण, एक अल्प प्राण एक महाप्राण। अघोष अघोष, शघोष शघोष शघोष। याद रखना आपको, ये वाली थोड़ी सी टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। फिर है च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। मुझे पता है मैं आपको ये सिखाने, वर्णमाला सिखाने नहीं आई हूँ, लेकिन ये आते हैं ना स्टूडेंट एग्जाम में, तो थोड़ा सा एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे मिल करके, अपने सक्सेस को लेंगे। तो देखिए, अल्प प्राण पहले, फिर महाप्राण, याद रखिए, अ पहले आएगा, अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण अघोष। अगर आपने ये भी बात याद रख ली ना, आधा काम बन गया। अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण अघोष, स्टार्टिंग से पहले यही आएंगे। तो अगर हमने 5 भाग, 1 2 3 4 5, तो अल्प प्राण और अघोष पहले आएगा, दूसरे पे अघोष तो दोनों में पहले पहले है, और अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, एक अल्प एक महा, एक अल्प एक महा। तो अल्प प्राण है जो आपके 1 3 ओड नंबर, 1 3 5 रहेंगे, और महाप्राण आपके 2 और 4 रहेंगे। महा है ना, तो आपके ये इवन में रहेंगे, और ओड अल्प, अल्प लोग ओड होते हैं, मतलब ऐसे 1 3 5 7 के पेड़ होते हैं, ओड है, ये महाप्राण ये है। और अघोष आपके पहला दूसरा रहेगा, और शघोष आपके जिस पर ज्यादा प्रेशर लगता है, वायु का कंपन ज्यादा होता है, 3 4 5 रहेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट ये वाले।
तो यहाँ से थी कुछ ध्वनियां हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स आपके हम बिल्कुल सिक्योर होंगे यहाँ से। अगर आप क्लासेस लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सिक्योर करेंगे। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या कहलाता है? उच्चारण, सवनन, शोषण या श्रवण? तो क्या होगा? ये शोषण होगा। जब ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में, ध्यान रखना स्टूडेंट, उत्पत्ति होती है तो शोषण, जो हमने देखा था ना बिल्कुल फर्स्ट में, शोषण कर रहे हैं हम लोग। तो तीसरा ग हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न दूसरा, स्वर तंतुओं के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां कहलाती हैं? अघोष, सघोष, महाप्राण, नासिक्य। तो जो छह घोष होता है उसमें कंपन होता है। अघोष में इतना कंपन नहीं होगा, महाप्राण में भी कंपन नहीं होता, नासिक्य भी नहीं होता, सिर्फ सघोष में होता है। तो आंसर हमारा ख हो जाएगा। हिंदी भाषा में ध्वनि उत्पादन का मुख्य वायु प्रवाह तंत्र कौन सा है? जिसमें वायु का प्रवाह होता है, वो वाला तंत्र कौन सा है? ग्लोटलिक, पल्मोनिक एग्रेसिव, वेलारिक, एजेक्शन। इनके हिंदी भी नेम हमने दिए हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो पल्मोनिक एग्रेसिव है जिसमें वायु का प्रवाह का जिसमें तंत्र होता है, जिसमें से वायु हम रिलीज करते हैं, तो आपका पल्मोनिक एग्रेसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है आपका वाग्य यंत्र का वह भाग जो नासिका विवीर और मुख विवीर को अलग करता है? कठोर तालु, कोमल तालु, अउला, एपिग्लोटिक। ये आपका कोमल तालु हो जाएगा, जहां से पीछे वाला हिस्सा है ना, कठोर वाला बीच का है, लेकिन जीभ और वो अलग कौन कर रहा है? वो बीच या तालु वाला बीच वाला हिस्सा। नेक्स्ट है क और ग। ध्वनियों में अंतर किस आधार पर है? स्थान, क्या स्थान पर है? प्रयत्न या स्वर तंत्र की स्थिति, या यह सभी? तो देखिए, जो ये क और ग ध्वनियां है ना, इनमें अंतर क्यों है? जो प्रयत्न के आधार पर बोले जाते हैं, सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो इसमें जो प्रयत्न के आधार पर जो चीजें हम बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर प्रयत्न हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर इनको बोल रहे हैं, स्पर्श है, स्पर्श संघर्षी है, ये वाली चीज है। मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण किस अवयव की सहायता से होता है? जो मूर्धा होती है ना हमारी, जो बिल्कुल जो दांतों के ऊपर होती है, जैसे ये टीथ है, ये टीथ है हमारे, टीथ दांत है, इनके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा, ये हमारी मूर्धा है, थोड़ा टाइट होता है। फिर हमारा तालु है, तालु। फिर हमारा ये नीचे वाला इधर कंठ आ जाता है, कंठ। ठीक है, ये हमारे दांत है, ये हमारी टंग है, टंग। तो मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण किस अवयव की सहायता से होता है? दांत है, मसूड़े हैं, जीभ का अग्रभाग मुड़कर कठोर तालु से टकराता है, या कोमल तालु? तो मूर्धन्य ध्वनियों का जो उच्चारण है वो जीभ का जो आगे का भाग है मुड़कर कठोर तालु से टकराता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण है? देखिए स्टूडेंट, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अच्छे से पढ़ के जाइए। ग, देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, एक 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 करेंगे। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। और अल्प प्राण महाप्राण करेंगे ये। तो एक तो कै वाला है, जैसे क है हमारा अल्प प्राण, ड भी हमारा अल्प प्राण है, क ख ग घ, क ख ग घ, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। तो ये वाला घ वाला ठीक होगा। ग हमारा क्या है? क ख ग, ये क्या बनेगा हमारा? अल्प प्राण बनेगा। ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, सिर्फ ये घ हमारा क्या है? महाप्राण है। और नेक्स्ट है हमारा ल ध्वनि किस श्रेणी में आती है? ल ध्वनि किस श्रेणी में आती है? स्पर्श में आएगी, संघर्षी में आएगी, पार्श्विक में आएगी, नासिक्य में आएगी? तो जो ल ध्वनि है वो हमारी पार्श्विक में आएगी, जो दोनों साइड से हवा निकल जाती है। जैसे ल बोलोगे तो दोनों साइड से हवा निकलेगी, ये आपका पार्श्विक में होगा। नेक्स्ट है, स्वरों के वर्गीकरण का आधार नहीं है पूछा है। जीभ की स्थिति, ऊंचाई, जीभ की स्थिति, होंठ की स्थिति, स्वर तंतुओं का कंपन। तो वर्गीकरण का आधार पूछा है। जो हमने स्वर तंतुओं का जो वर्गीकरण है ये तो हमने नहीं किया, तो ये वाला नहीं होगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन। र ध्वनि किस प्रकार की है? ये भी आपके बहुत बार आ चुका है। पार्श्विक है, स्पर्श संघर्षी है या संघर्षी है? तो कंपन मीन जो लुंठित होती है, एकदम से र बोलोगे आपकी टंग ऊपर की साइड जाएगी, र बोल के देखिएगा, पता लग जाएगा आपको, र। प्रश्न 11वां, कोमल तालु नीचे झुकने पर कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? स्पर्श है, नासिक्य है, संघर्षी है, अर्धस्वर है? कोमल तालु नीचे झुकने पर कौन सी ध्वनि होती है? स्पर्श, नासिक्य, संघर्षी, अर्धस्वर? तो नासिक्य, क्योंकि जो कोमल तालु पीछे होता है ना हमारी टंग के, तो उधर से बोला जाता है। चय ध्वनि किस स्थान और प्रयत्न वाली होती है? वर्तस्य, स्पर्श,
तालव्य स्पर्श संघर्षी, मूर्धन्य संघर्षी, कंठ स्पर्शी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो च हमारा तालु भी है और स्पर्श संघर्षी भी, आपको ध्यान में रखना है ये वाला। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अघोष और महाप्राण है? अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो सिर्फ हमें पता है अघोष एक तो पहले में आएंगे और एक दूसरे में, लेकिन महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, तो दूसरे में जाएंगे तो कौन सा होगा? प फ ब भ म, नहीं चौथा है ये तो, प फ ब भ म, ये सारे उसी के हैं। तो ठीक है, तो ये फ आ जाएगा, प फ ब भ म। देखिए अल्प प्राण महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण महाप्राण, और अघोष अघोष, तो फ हमारा सही हो जाएगा। लिख के देख लेना एग्जाम में, जल्दी जल्दी रनिंग हैंड से पता लग जाएगा। वाग्य, लेकिन एक भी छोटा सा भी हमसे मिस्टेक हुआ ना तो पूरा मार्क्स चला जाएगा, और एक मार्क्स भी बहुत मायने करता है एग्जाम में। वाग्य यंत्र में स्वर तंतु कहाँ स्थित होते हैं? कठोर तालु में, स्वर यंत्र में, नासिका विवर में, या जीभ के पश्च भाग में। वाग्य यंत्र जिससे हमारी हम बोलते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स होता है, तो वो हमारे स्वर यंत्र में होते हैं, लैरिंक्स में होते हैं। हिंदी की विशेषता मानी जाने वाली ध्वनियां कौन सी? इंपॉर्टेंट है, हिंदी की विशेषता मानी जाने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? दवष्ट है, मूर्धन्य है, कंठ है, दंत है। तो ये आपकी जो मूर्धा वाली है ना, इनको विशेष माना जाता है, जो आपके ट ठ ड ढ वाले, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी के लिए ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और आप बताइए अगर आपको कुछ और क्लासेस चाहिए हैं जिसमें आप थोड़े वीक हैं, तो हम कुछ मेहनत करेंगे आपके लिए कुछ कंटेंट लाने के लिए। बाकी इन वीडियोस को आपको देखना है, कहीं से पढ़िए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, अपना अपना ड्रीम देखिए, उसे पूरा करने के लिए पढ़ते रहिए। तो चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए, और इसी अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो हम हमसे जुड़िए जुड़िए रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।